वो ऊंचे कद राजसी मुस्कुराहट वाली औरत जो थामती है हाथ विकलांगता से धरती पर रेंगते बच्चों का सिखलाती है चलना मुस्कुराना। उसके यहाँ अंधेरे में डूबी आंखें रोशन करती हैं अपना जहान अपने नजरिए से। बधिर बच्चे भी थिरकते हैं उसके प्रांगण में ढोल की थाप पर और मूक समझ समझा लेते हैं अपने किस्से। पहिए कुर्सी पर बैठे बच्चे फेंकते हैं गेंद गोल में, फिर हंसते हैं ठहाका मार। उस ठहाके में ढहने लगते हैं आम लोगों के अहंकार। उसी प्रांगण में तैनात रहते हैं दर्जनों डॉक्टर, तुरंत तैयार कर देते हैं कृत्रिम अंग, मानो पल भर में बिलखते जीवन को भेंट कर देते हैं स्वाभिमान। वो तैयार करती है हजारों अध्यापक जो जहाँ रोशन करते हैं भारत के अनेकों कोने। विकलांग बच्चे जो सिर्फ बोझ थे माँ बाप पर, वह सीखते हैं व्यवसाय, बांटते हैं रोजगार और समानांतर में मुस्कुराते हुए वो लड़ती है सरकारों से, मांगती है इन बच्चों का हक, दौड़वाती है मोबाइल कोड, बनवाती है रैंप सरकारी इमारतों के बाहर, मांगती है रास्ते बैसाखियों पहिया कुर्सी पर चलते बच्चों का। अब के बाद, जी हाँ, अब के बाद अगर किसी स्कूल के बाहर आप रैंप देखें तो बस वही खड़ी वह मुस्कुरा रही होंगी। उमा तुली जी पद्मश्री हैं। 1981 में जब भारत के सभी कोने में बैठे हुए बच्चे जो कि विकलांगता को झेल रहे थे, उनके पेरेंट्स होपलेस थे कि अब ये बच्चे जिंदगी में कुछ खास नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आए डॉक्टर उमा तुली जी। इन्होंने लोगों के सोच विचार का तरीका बदल दिया, बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए। इनके स्टूडेंट्स खेलते भी हैं, काम भी करते हैं और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इन्हीं की जर्नी जानने के लिए आज हम इनके स्कूल में हैं, जो कि अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक रिसर्च सेंटर भी है और रिसोर्स सेंटर भी है। तो जानना चाहते हैं मैम, इतना शानदार अपने इंस्टीट्यूशन राइज किया है, तो इसे स्टार्ट करने के पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? क्या ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए? आपने इतने काइंड वर्ड्स मेरे लिए बोले हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वो कहानी दिए और तूफान की रही है जी। 1965 में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ जी। इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी और उसका मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हुआ। वॉर से उसका कुछ नहीं था, पर ट्रक वाले ने जिस तरह से उसको मारा, वो पूरा एक लेग उसका एम्पुटेट करना पड़ा और उसको दिखाने के लिए जहां जहां भी गए वहां वॉर विक्टिम्स थे। तो दुनिया के लोगों का नजरिया समझ में आया कि वो सिर्फ हाय बेचारा समझने लगे हर विक्टिम को। तो ये मुझे ऐसा लगा कि सही नजरिया नहीं है और अपने भाई को भी जाना पड़ा विदेश में, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में 65 में कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि अबव नी वाला जो प्रोसेसेस बने और वो चल सके। तो वहाँ जाकर उसने अपना प्रोसेसेस भी लगवाया और अपनी पूरी इलाज के दौरान में ही एक उसको जॉब मिल गया फोर्ड ट्रैक्टर कंपनी में। ही वॉज एट द एज ऑफ 19 an engineer, electrical engineer, and he joined Birla's. I was at the age of 19 a lecturer teaching in Kamla Raja Girls College in Gwalior. तो being an educationist दिमाग में नई नई चीजें आती रहती थी कि ये सिस्टम को थोड़ा बदलना पड़ेगा। इस किस्म के सिस्टम में एक तरह से बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को। तो
तो खाली एक ऑर्थोपेडिक ही डिसेबिलिटीज नहीं है, हमें तो बहुत तरह की देखने को मिली। और वो तब देखने को मिली जब हमने सर्वे शुरू किया, और सर्वे जब शुरू किया तो पैसों की तो बहुत कमी थी, टीचर फॉर टीचर। तो हमने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को 12 रुपए का एक पास मिलता था, तो वो कहीं भी जा सकते थे बस में। अच्छा। तो एरिया वाइज डिवाइड करके अपने स्टूडेंट्स को फॉर्म बना के दिया कि आप आइडेंटिफाई करो किस घर में किस किस्म के डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, और वो सारा नोट करके लाओ। अच्छा। तो हमने फिर संडेज को, छुट्टी के दिन और संडेज के दिन कैंप्स लगाने शुरू कर दिए, और सब वॉलंटियर्स ही इकट्ठे करते थे हम, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। जगह लेते थे हॉस्पिटल का ग्राउंड या किसी इंस्टीट्यूशन का ग्राउंड, जहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे आइडेंटिफाई हो चुके होते थे। पड़ोस के लोग भी वॉलंटियर करने आते थे, परिवार तो करता ही था वॉलंटियर, डॉक्टर्स को, थेरेपिस्ट को, सबको हम वॉलंटियर्स की तरह लेकर आते थे। और वन डे कैंप में बहुत सारे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता था। फिर डॉक्टर्स बताते थे इनका क्या क्या होना है, फिर किसको क्या डिवाइस देना है। तो रोटेरियंस को पकड़ा, लायंस को पकड़ा। जो पावर्टी होती है ना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। तो पैसे की कमी ने हमें रुलाया नहीं। अच्छा। हम भीख मांगने के लिए प्रोफेशनल बेगर बन गए। हमने हर एक से, कोई दरवाजा ऐसा नहीं जो नहीं खटखटाया, एक एक घर में जाके थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते थे। कि ये टीचर की तनख्वाह इतनी है, आप 20-20 रुपए 10 घर में मिल जाएंगे, 200 रुपए दे देंगे। इस किस्म के कलेक्शन भी किए। यूनिसेफ में जाके कहा कि हमको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है चाहिए, पेड़ के नीचे स्कूल खोल रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको स्पॉन्सर कर देंगे। और वहाँ जब मेरी कहानी कोई सुन रही थी, वहाँ से जिनेवा से एक लड़की आई हुई थी। अच्छा। तो एकदम से कहती है, उमा यू डोंट वरी, आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई वॉलंटियर माई सर्विसेज टू यू। तो उसने फ्री ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमको मिल गई। इसी तरह से लायंस और रोटेरियंस आए, आपको जो भी चाहिए डिवाइसेस, जब भी आप कैंप लगाएं हम आपके साथ हैं। तो फर्स्ट रोटरी कैंप जो लगा वो जमरूदपुर गांव में लगाया, और हम लोग बहुत मोटिवेट हो गए कि यहाँ तो साथ मिलता रहेगा। तो हमने जब पेड़ के नीचे स्कूल खोला, वो 1981 में खोला। अपनी तनख्वाह को मैं पोस्ट ऑफिस में जमा करती रही, पर वो पीनट ऑफ एन अमाउंट था जब खोला। ट्रस्ट तो छोटे से अमाउंट से बना, पर भगवान ने किसी समय भी भिक्षा में कोई कमी नहीं होने दी। तो हर तरह से हमने फिर जब ट्रस्ट बनाया, तो वो भी ऐसे ट्रस्टीज का बनाया, एक एक अलग अलग फील्ड का, जो फ्री काम करेगा। और हम लोगों को पैसे लगाने हैं तो उन बच्चों की सेवा में लगाएंगे जिनके पास जरूरत नहीं है। तो हमने जब ट्रस्ट बनाया तो एक लीगल एडवाइजर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इस तरह से सोच सोच के ट्रस्टी बनाया। अच्छा। अपने पहचान हर तरह की हेल्प आपको मिल जाए आपके इंस्टीट्यूशन में। और वो मिली भी सालों साल। जो उस समय ट्रस्टी बने, जो अब ऊपर चले गए हैं, उनके अलावा उनके बच्चे अब मतलब जो हमारा परिवार बना वो अभी तक चल रहा है। और यहाँ बाढ़ भी आई, यहाँ आग भी लगी, यहाँ स्ट्राइक भी हुई, सब चीजों को सबने मिलकर झेला। और आज जो स्कूल खोला था 1981 में, 15 विद डिसेबिलिटी एंड 15 विदाउट डिसेबिलिटी, तो वो स्कूल 3 साल तक चलाया और खूब गालियां खाई लोगों की, खूब नारे सुनते थे, ये लड़की तो पागल है, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो मिनिस्ट्री ने भी 3 साल के बाद हाथ पकड़ा, क्योंकि वो कहते हैं जो संस्था 3 साल काम करती है तो उस एनजीओ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब देखने आए तो वो कहते हैं कि ऐसा काम तो हमने देखा ही नहीं। तो वहाँ जमीन तो ब्रह्म समाज वालों ने, एयर चीफ पीसी लाल होते थे उस समय, उसके चेयरमैन, तो उन्होंने हमें कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे खोल लो, वरांडा साथ में दे देंगे, बारिश आए तो बच्चे उसमें बैठ जाएंगे। बाकी ट्रस्टीज ने कोई इतनी सपोर्ट नहीं करी। तो उनका ये था ड्रीम कि ये पूरा ब्रह्म समाज बिल्डिंग अमर ज्योति चलाएगा।
अच्छा। लेकिन वो अनटाइमली डेथ के कारण वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ। तो उस दौरान में हमने यहाँ कोशिश की तो सरकार ने ये ज़मीन दी। जी। तो यहाँ भी एक एक कमरा करके बनाया गया क्योंकि पैसे नहीं थे। तो कुछ आ जाते थे कि चलो 3 कमरे हम बना देंगे, कोई कहते थे 1 कमरा बना देंगे, कोई कहता था चलो पूरा बेसमेंट हम बना देंगे। इस तरह से अलग अलग जगह अप्रोच किया और भगवान की दया से आज 44 साल में एक पूरी बिल्डिंग, एक्सेसिबल बिल्डिंग ग्वालियर में है और एक एक्सेसिबल बिल्डिंग यहाँ है। नेशनल अवार्ड विनर है इंक्लूसिव एजुकेशन के भी, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के लिए भी और आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए भी 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इन लास्ट 44 इयर्स। पद्मश्री की बात आपने पहले कर दी, पर मेरा पद्मश्री तो बच्चों की मुस्कुराहट है। मैं जब एंटर करती हूँ और हर एक बच्चे को कहती हूँ पहले मुस्कुरा के बताओ क्या हुआ। तो अब वो इतनी परमानेंट स्माइल हो गई है सब बच्चों के फेस पर कि मुझे लगता है मेरी लाइफ लाइन वही है। और मज़े की बात ये है कि हर साल एक क्लास जब बढ़ाते थे तो नंबर इक्वल ही रहता था। और धीरे धीरे जब हमने सर्विसेज बढ़ानी शुरू करी इस जगह में आने के लिए, बनाने की इसकी कहानी बहुत लंबी है। हर जगह बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, पर हमें ये मालूम था कि शिरडी बाबा ने अगर ये संस्था का नाम दिया है अमर ज्योति और लोगो दिया है, बहुत मिरेकल्स हुए हैं शिरडी बाबा के हमारी लाइफ में, तो वो ही चीफ मैनेजर हैं इस संस्था के। और उनकी कृपा से जब कहीं कुछ होने लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर का फोन आता है, जी हम काम बंद कर रहे हैं, आपने बिल नहीं पे किया, अच्छा। तो बाबा कहीं ना कहीं से कुछ पैसे दिलवा देते हैं, काम शुरू हो जाता है। तो ऐसे कोई डोनर मिल जाता है, कोई संस्था मिल जाती है या कोई सरकार की मदद ज्यादा मिल जाती है। और ये 44 सालों से यही सिलसिला चला आ रहा जो है। मंत्र है सक्सेस का वो है कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेस। हम सरकार को भी अप्रोच करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी अप्रोच करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट को भी अप्रोच करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो 3 C होते हैं ना, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके साथ अपनी गाड़ी चलाई है। पूरे विश्व में ढूंढते हैं कहाँ मिलेंगे वॉलंटियर्स। एक CCS था, क्रॉस कल्चरल सॉल्यूशन, वो अमेरिका से हमें वॉलंटियर्स भेजता था। अच्छा। VSO था, वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज, वो अपने वॉलंटियर्स भेजता था। तो हर तरह की फील्ड के लोग आ जाते थे सर्विसेज देने के लिए। उस हालत में हमने इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत सारे करे। We started Olympics in India. Olympics has nothing to do with sports. Okay. It is skill competition. तो 48 स्किल्स में हमने यहाँ पर 1981 में जब मैं जापान गई तो वहाँ जब ये इवेंट देखा तो मैंने कहा ये इंडिया में भी होना चाहिए। अच्छा। तो यहाँ पहले इंटर स्कूल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल करते करते 2003 में हमने इंटरनेशनल ओलंपिक्स किया। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, प्रेसिडेंट ने अपने राष्ट्रपति भवन में एटहोम दिया। 137 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए। पूरा IG स्टेडियम को हमने बैरियर फ्री किया। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल जस्टिस, दोनों मिनिस्ट्रीज ने बहुत सपोर्ट किया। सबसे बड़ा सपोर्ट तो ऐसे मिला कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने मुझे चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो वो जो 4 साल का 5 साल का जो मेरा टेन्योर था उसमें मैंने अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने की कोशिश की। सबसे पहले क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पोटेंशियल ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, कि ये हमारा माइंडसेट खराब है कि वो कुछ नहीं कर सकते, हाय बेचारा हाय बेचारा, ऐसा नहीं है। गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फुल पार्टिसिपेशन, दे आर सेकंड टू नन। सो ये लोगों को कन्विंस करना मुश्किल था पर हमने मुमकिन बनाया। और अमर ज्योति की छोटी सी एक स्लोगन है, डिफिकल्ट बट पॉसिबल। तो हर डिफिकल्ट चीज को अपने कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज से संभव बना सके हम लोग। और वो इंटरनेशनल एकेडमिक सेमिनार्स हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या कल्चरल एक्टिविटी हो, टीम मिलकर काम करती है। टोटल एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स, TEAM। तो उस एफर्ट्स का नतीजा ये होता है
कि पैसे कम लगते हैं और काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेल्फलेस सर्विसेज होती हैं। और इन सेल्फलेस सर्विसेज के लिए हमें पुराने वर्षों में तो बहुत कुछ मिला, आज मुझे लगता है थोड़ा नजरिया बदल रहा है। अच्छा, Everybody does not want to volunteer the way we used to get volunteers earlier. ओके, अब पहले आते ही पूछते हैं हमें पैसे कितने मिलेंगे। जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए लोग आते थे, कहते थे हम पैसा नहीं लेंगे, आप हमें ट्रेन कर दीजिए। अच्छा। अब वो कहते हैं नहीं जी, अभी पहले तो बताइए कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप दिल्ली में हैं, ईस्ट दिल्ली अप्रोच करना चाहते हैं, एज अ वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं उस स्कूल में जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी, जो बच्चे फिजिकल चैलेंज फेस कर रहे हैं उनकी लाइफ के लिए अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आइए और अमर ज्योति में अपने कंट्रीब्यूशन जी, दीजिए। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी आपको कि इस इंक्लूजन के बेनिफिट्स क्या हुए। जी, शुरू में लोग पागल तो कहते थे, पर अब राइट टू एजुकेशन में आया, डिसेबिलिटी एक्ट में आया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में आया, हर जगह एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन है। क्योंकि जब समाज में हमने उनके एबिलिटीज़ को शोकेस किया तो उन्हें समझ में आया कि ऐसा सोच भी गलत है कि वो कुछ नहीं कर सकते। एवरीबडी हैज समथिंग गुड इन हिम और हर, और मौका मिले तो वो जिस चीज़ में अच्छे हों तो पोटेंशियल के हिसाब से और एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर आप उनको मौका दें तो कुछ ना कुछ वो हासिल कर ही लेते हैं। जैसे कल्चरल एक्टिविटी में जब हमने इंक्लूसिव ग्रुप लिया तो कोई कह ही नहीं सकता स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड है वो कैसे म्यूजिक के साथ अपना सब कुछ मैच कर लेते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो अपने कदम गिन लेते हैं कि हमें स्टेज पर कितने कदम से कहाँ जाना है, और वो इसी तरह से जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है वो व्हीलचेयर पर डांस कर सकते हैं खड़े होकर, जो कि एक साइट होता है देखने वाला, भांगड़ा करते हैं व्हीलचेयर पर। और 26 जनवरी परेड में अमर ज्योति ने पहली बार कोशिश की कि बच्चे उसमें भाग लें। तो पहली बात तो आपके बच्चे चलेंगे कैसे सड़क पर, हो कैसे सकता है ये। अच्छा। वो हमारे स्कूल के बच्चे तो सब बहुत एकदम दौड़ते हैं। तो मैंने कहा क्यों, आपकी झांकियां नहीं आती? जो झांकियां आती हैं उसमें से एक ट्रेलर हमको दे दीजिए, उसके मूविंग ट्रेलर पर मतलब आप लड़ गए उन बच्चों के लिए जिन्हें लोग और पेरेंट्स माने बैठे थे कि ये बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, तो आपने ठान ली थी मैं हर काम वो करवाऊंगी जो और बच्चे भी करते हैं। 1995 में जब ये पार्टिसिपेशन हुआ तो आई रिमेम्बर प्रेसिडेंट ऑफ इटली हैड कम एंड ही गेव स्टैंडिंग ओवेशन। तो पूरी जनता जो वहां बैठी थी वो सब खड़ी हो गई। एंड टुडे आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू। उसके बाद सरकार ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने कहा कि एक टैबलो अब हमारी मिनिस्ट्री का आप निकालेंगे। अच्छा। तो फिर हमने 6 संस्थाओं को इकट्ठा करके बहुत बड़ा, क्योंकि सपोर्ट उन्होंने किया पैसे का, वो पहले टैबलो में तो लड़ाइयाँ हुई खूब, कोई कितना मांग रहा था, हमारे पास था नहीं, तो किसी ने कॉस्ट्यूम का पैसा लिया, किसी से फुलकारी का सजाने के लिए लिया, किसी से कुछ लिया। अपने टीम थी हमारी कारपेंटर और आर्टिस्ट वगैरह की, उनसे 2 विंडो कट करा के वो मक्खन बना रहे हैं लड़कियां विद डिसेबिलिटी। तो एक बड़ा अच्छा सीन क्रिएट हो गया जी। तो वो अब कहने लगे कि आप करिए, तो हमने फिर संगमम नाम से 6 संस्थाओं के बच्चों को, हर डिसेबिलिटी के बच्चों को जोड़ा। फिर कोरियोग्राफर भी उन्होंने स्पॉन्सर किया, हमें उन्होंने पैसा दिया जिससे कि हम बहुत हाई क्लास टैबलो निकाल सके। तो वो जनता को समझ में आ गया कि ये लोग सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद से अब हर साल आप 1995 से देख रहे होंगे पब्लिक में पार्टिसिपेशन जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का है वो कहीं ज्यादा है। पहले लोग घर में बंद करके चले जाते थे, अब स्कूल्स कितने सारे हैं जहाँ, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो चाहे इंक्लूसिव स्कूल हो, एटलीस्ट उनके लिए कुछ फैसिलिटीज उपलब्ध हो रही हैं। उनके लिए पढ़ाई का भी है, जॉब्स का भी है, उसमें रिजर्वेशंस भी हो गए हैं,
और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और सरकार ने भी एक्सेसिबिलिटी का इतना बड़ा अभियान शुरू कर दिया। सब जगह अब आप देखते होंगे, खाली रैम्प्स ही नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हर जगह, वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैंने तो अर्बन मिनिस्ट्री में अपने टेन्योर में कलम का फ़ायदा उठाया था, जाके उनको कहा कि आप नई बिल्डिंग्स में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मत दीजिए जब तक एक्सेसिबल ना हो, और पुरानी बिल्डिंग्स में आप एक किस्म की गाइडलाइंस दे दीजिए किस तरह उनको एक्सेसिबल किया जा सकता है। मतलब बिल्डिंग में अगर एक व्हील चेयर को जाना है तो पैसेज चाहिए। पैसेज चाहिए। हमने जब इंटरनेशनल 3 बार कराया तो होटल्स को भी एक्सेसिबल कराया। ग्रेट। एक बार चाइना से, तो लोग ढूंढ रहे होंगे कि चाइना से आए रिहेबिलिटेशन प्रेसिडेंट डेंग पुफांग, तो मिनिस्ट्री ने मुझे बुलाया, कहते हैं वो उनको स्टेट गेस्ट बना रहे हैं, वो कलकत्ता जाएंगे, आगरा जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे। अच्छा। तो और दिल्ली का तो आप देखेंगे ही देखेंगे, तो ऐसा कीजिए, आप बताइए यहाँ दिल्ली जब आएंगे तो कैसे करेंगे। तब तो प्लेन से उतरने के लिए भी एरोब्रिज नहीं होते थे, तो उनको कैसे उतारेंगे। ही वॉज ऑन व्हील चेयर। अच्छा। एंड व्हील चेयर एंड हेफ्टी, वेरी हैवी पर्सन। तो और वो प्रेसिडेंट, तो वो तो शिकायत हो जाएगी स्टेट गेस्ट का, कैसे वो हो गया। तो मैंने कहा कि प्लेन से उतारने के लिए टाइम तो आप इतना कम दे रहे हैं, एरोब्रिज है नहीं, तो सोचते हैं। तो जाके मैंने 2-3 बार स्टडी किया कि कैसे हो सकता है। अच्छा। तो देखा कि जो प्लेन में खाना जाता है, एक स्पेशल लिफ्ट में ऊपर सारा सामान जाता है। अच्छा। चाहे छोटी सी लिफ्ट है, पर उसमें व्हील चेयर ले जाके देखी, उसमें बैठ के देखा कि ये व्हील चेयर को ऊपर ले जाया जा सकता है क्या। तो खाने का भी, अगर 300 पैसेंजर्स का खाना जा रहा है तो वो भी तो भारी होता है। तो वो ट्रायल लेकर then I went to the ministry and I said I have found the solution. कई जगह व्हील चेयर का इस किस्म का भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो साइड से किस तरह रैंप लिया जाए। हमने बहुत सारे होटल्स बैरियर फ्री किए, बहुत सारे स्टेडियम बैरियर फ्री किए, क्योंकि जितने इवेंट्स होते हैं वहाँ सबसे पहले लड़ाई इसी बात की होती है कि व्हील चेयर वाले स्टेज पर कैसे जाएंगे, पहले हमें बताइए। अच्छा। तो मैंने वो चीफ कमिश्नर, पूरे 29 स्टेट्स के स्टेट कमिश्नर अपॉइंट किए थे, तो आई ट्रेवल टू ऑल 29 स्टेट्स टू पर्सनली have meetings with the state commissioners, used to call them for regional committee and then national committee, and like that we used to have regular feedback from them, and I used to visit also. तो सब जगह ये अपनी रेसिपी देते थे कि आप एक्सेसिबिलिटी ऐसे करिए, इंक्लूजन ऐसे करिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये चीज़ें करिए। तो उससे अब ये हो गया है कि आज हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मेन स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। Earlier I used to say it's only an iota of what needs to be done, but now I say a lot has been done, but still a lot more has to be done. तो लेकिन जो शुरुआत हुई है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सेप्टेंस है, वो इतनी अच्छी हो गई है कि अब वो नहीं होता दूर से देख के जी हम नहीं इनके साथ जाएंगे, हम इनके साथ खेलेंगे नहीं, हम इनके साथ पढ़ेंगे नहीं। अब हायर एजुकेशन में भी एक्सेप्टेंस आ रही है। अभी आप इंडिया में किसी भी स्कूल में चले जाएं जो कि CBSE एफिलेटेड है, वहाँ पर आपको रैंप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और अगर वो रैंप देखने को मिल रहा है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, फर्स्ट बुक ऑफ गाइडलाइंस हमने अपने टेन्योर में निकाली थी, और फर्स्ट एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप मैंने इनिशिएट करके एक्सेसिबिलिटी का पहला पार्ट पढ़ाया था जी। तो और उसमें हमारे लिए भी एक्सपेरिमेंट था जी, लेकिन अच्छी सोच के साथ और टीम गेम बनाकर जिस तरह से अचीव किया वो बहुत सेटिस्फाइंग है। और ऐसा लगता है कि अब लोग समझ गए हैं इस बात को कि हर घर में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। लोग, मैं कहती हूँ कि जो बुजुर्ग हैं वो भी एक किस्म से विद डिसेबिलिटी हैं, तो उनके लिए घर में अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो कैसे वो अपनी देखभाल करेंगे। आज अगर मुझे बाथरूम जाना है और मैं चल नहीं सकती हूँ तो मेरे बाथरूम का दरवाजा इतना चौड़ा तो होना चाहिए कि जिसमें व्हील चेयर जा सके। एग्जैक्टली। तो हमने जब अपना घर बनाया था तो सबसे पहले मैंने ये कहा था, उस्ताद जी
लिफ्ट में भी इस तरह की चौड़ाई रखना कि व्हील चेयर जा सके। ग्रेट। 4 फ्लोर तो आप बना रहे हो, पर अगर व्हील चेयर नहीं जा सकी आपके लिफ्ट में तो कौन गोदी में उठा के ले जाएगा। और इसी तरह से घर के हर टॉयलेट में आप लोग देखिए कि व्हील चेयर जा सके, दरवाजों में ये देखिए कि इतनी चौड़ाई हो। होटल्स में जा के प्रमोट किया ये आइडिया कि हर कमरे की चौखट चाहे तोड़ दो, अच्छा, लेकिन व्हील चेयर जानी wheelchair चाहिए। जानी चाहिए। ओके। थोड़ा झगड़ा बहुत किया। फिर हमने लेकिन अच्छी चीजों के लिए झगड़ा किया आपने। एक्सेसिबल बस बनानी थी, अच्छा इंटरनेशनल करना था, लोग बाहर से व्हीलचेयर वाले भी आ रहे थे। अच्छा। तो एक्सेसिबल बस बनाने के लिए पहले तो हमने मैनुअल ट्राई की, हम्म, पर मैनुअल में ये हुआ कि सड़क पे जब ले जा रहे थे तो पीछे लंबा रैंप होता था तो मुश्किल हो जाती थी। अच्छा। तो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड बस का डिजाइन आया। अच्छा। यहाँ फिर खोजा कि कौन बना सकता है, तो उसमें हमें सक्सेस मिल गई। तो उस समय एबिलम्पिक्स के लिए हमने 8 एक्सेसिबल बसेस बनाई, जिससे कि जितने डिफरेंट डायरेक्शन में होटल्स में लोग जाएंगे तो हर बस में व्हीलचेयर जा सके। कम से कम ऐसे 8 तो हो जाए जो स्टेडियम ले जाए, होटल में ले जाए, पब्लिक प्लेसेस में ले जाए। अब तो आप देख रहे होंगे पब्लिक प्लेसेस में कितने अच्छे तरीके से लोग जा सक रहे हैं। बसेस के परमिशन लेने के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ी, तो हमने सीधे जाके पीएमओ में बात करी। हमने कहा ये हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड सोशल जस्टिस दोनों ने सारे सेक्रेटरीज को बुला के मेरे साथ मीटिंग करवाई कि आप उमा जी अपनी सारी तकलीफें बता दीजिए, एक बार में ये सब नोट हो जाएंगी और आपका ओलंपिक्स इंडिया के लिए एक प्राइड का विषय है, तो आप किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे, सबको बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए जी। तो उससे बड़ा सुगम हो गया। तो ये जो मैं बार बार कहती हूँ कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज, सरकार के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, कम्युनिटीज के साथ, कम्युनिटीज ने भी बहुत मदद की। जब स्कूल शुरू किया था तो कम्युनिटी का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। कैंप हमने इंटीरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश में किया, गुना, डबरा। तो मध्य प्रदेश में डबरा के जो शुगर मिल के ओनर थे, हमने कहा ये एक लाइफलाइन एक्सप्रेस कैंप आ रहा है हमारा, उसमें 7 कंपार्टमेंट्स होते हैं, इम्पैक्ट इंडिया का है। तो वो ट्रेन जो है वो सिर्फ 7 कंपार्टमेंट्स की, एक में ऑपरेशन होता है, एक में पोस्ट ऑपरेटिव होता है, एक में सारे डॉक्टर्स के बैठने के लिए डिस्कशंस का होता है, इस तरह से 7 होते हैं। और वो वहीं गांव में जाके ऑपरेशन ट्रेन में करते और लोकल हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करते हैं फॉर ए फॉलो अप। तो वो जो कैंप था LLA का वो हमने एक डबरा में लगाया। तो डबरा शुगर मिल के जो ओनर थे मिस्टर श्रीवास्तव, उन्होंने कहा आपके जितने डॉक्टर्स आएंगे मेरे गेस्ट हाउस में रहेंगे, उनका खाना पीना रहना सब फ्री हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी, 70 डॉक्टर को उन्होंने 1 महीना संभाला और बारी बारी से आए, 10-15 अलग अलग ENT के आए, फिर OH के आए, इस तरह से हुआ। लेकिन मजे की बात ये कि उनको खाना पीना भी फ्री और शाम को एंटरटेनमेंट, उन्हीं के बच्चे आके बांसुरी बजा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई सब मिलके अपना एक हैप्पी इवनिंग आफ्टर अटेंडिंग टू 7,000 पेशेंट्स। आई सेड माय गॉड, ये रीच देखिए, जिसको हियरिंग एड दिया है एक बुजुर्ग आदमी को, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, पर वो बुजुर्ग आदमी कहता है अरे ये तो मजा आ गया, मेरे को तो सब बातें सुनाई पड़ रही, अब घर पर जो मेरी बुराइयां करते थे ना अब मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने कहा धीरे से कि आप उनको बताना नहीं कि आप सुन पा रहे हो, चुपचाप सुन लेना। ठीक है। तो ऐसे बहुत से किस्से हम लोग हंस खेल के पता नहीं कितना कुछ, आई डोंट नो, आई कांट इवन से, काउंटलेस लोगों को कैंप्स में अटेंड किया। और अब यहाँ पर लोग जो आते हैं वो भी इस विश्वास के साथ आते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो सुधर के जाएंगे हमारे, और कुछ नहीं तो एटीट्यूड बदल जाता है जी। और वो हमारा जो इनिशियल एम था ये था कि नजरिया लोगों का बदलना है, तो उनका बदलता है। उनके बच्चे स्कूल में जब आते थे
अरे हमारा बच्चा पिछड़ जाएगा, इसके साथ पढ़ेगा। मैंने कहा कैसे पिछड़ेगा? देखा ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा फर्स्ट आ रहा है, वो सुन सकता है, बोल सकता है, उसको ब्रेल सिखा दो, उसको जो भी आप समझा सकते हो समझा दो, तो वो तो अपने आप एक राइटर आप उसको दे दो, वो लिखेगा, वो बोलेगा, लिखेगा, उसका राइटर, और वो देखिए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही। तो ऐसे उदाहरण मैं आपको दूं तो हम 21 बच्चों को बाहर लेके गए कल्चरल के लिए, लोगों को बताने के लिए कि व्हील चेयर पर भी डांस हो सकता है, आप इनको करके देखिए। तो से सारी डिसेबिलिटीज हैं अमर ज्योति में। तो जब मैं एक ग्रुप लेकर गई तो मैंने कम से कम आई थिंक 9 कंट्रीज में परफॉर्म किया, कनाडा, अमेरिका, लंदन, मैनचेस्टर भी गए हम लोग, उधर से आई थिंक बॉस्टन भी गए, फ्लोरिडा गए। तो वहाँ जब ये बच्चों ने परफॉर्मेंसेस की तो अगेन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, they sold tickets, hired a hall, अच्छा, gave them accommodation free of cost, अच्छा, and जब शो किया that money was raised to make this school building. अच्छा, और सबने जब परफॉर्म किया people were speechless, you know, और वो इतना, तो आप ये देखिए ग्लोबल लेवल पर अगर हम हाईलाइट कर सके उनकी एबिलिटीज तो एक्सेप्टेंस तो बढ़नी थी। अब कॉल एयर इंडिया ने फ्री टिकट दे दी भीख मांग, मैंने कहा ना प्रोफेशनल बेगर हो गए। भाई बहनों ने और दोस्तों ने जगह का इंतजाम कर दिया, परफॉर्मेंस के लिए स्टेज हायर करके पैसे खुद दिए, और जो टिकट्स बिकी वो पैसे अमर ज्योति की बिल्डिंग के लिए दे दिए। फिर दूसरा तरीका था बॉलीवुड स्टार्स को फंड रेज करने के लिए। शशि कपूर जी ने 3 प्रीमियर शोज दिए, आमिर खान ने सत्यमेव जयते में हमारी फिल्म बनाकर हमारी ग्वालियर बिल्डिंग को बनाने में बहुत मदद की। तो इस तरह से हमने कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, वॉलंटियर्स ले सकते हैं। और नतीजा यह है कि आज we have international achievements to our credit, and best is team game. I really every time I say जो भी हुआ है वो टीम की वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी चीज जो है, you may have political will, you may have individuals will, you may have social will, but unless you have divine will, you cannot win any game. Yes. And my divine source is Shirdi Baba. He has been helping me all through. Till today, I can say he is the chief manager here. Okay. But हम देख रहे हैं कि जहाँ पर डॉक्टर उमा तुली के ब्रदर ने एक चैलेंज फेस किया, एक रास्ता ये भी तो हो सकता कि वो अपने भाई के लिए बुरा महसूस करती, शायद एक कमरे में बंद होकर अकेले बैठकर उनके लिए रोती, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने देखा कि और कितने ऐसे लोग ऐसी सिचुएशंस बियर कर रहे हैं, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए। तो दिल्ली के एक घर से जहाँ से 20 रुपए भी मिल सकते थे से लेकर उन्हें जहाँ से भी स्पॉन्सर्स मिले, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हेल्प मिली, मिनिस्ट्रीज तक उनकी हेल्प के लिए खड़े हो गए, पीएमओ खड़े हो गए, प्रेसिडेंट हाउस में भी आपको बार बार रिवॉर्ड दिया गया, ऑनर किया गया ना 3 बार। 3 बार। तो ये कितनी प्राउड की बात है। अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो प्लीज रोइए मत, इनकी कहानी सुनिए। और फिर इन्होंने अपनी जिंदगी तो बदली, मतलब इतना भरपूर जीना जिन चेहरों पर सिर्फ रिग्रेट हो सकता था, सिर्फ निराशा हो सकती थी, उन चेहरों पर जब ये मुस्कुराहट लेकर के आई हैं। बल्कि जब आप एक चैलेंज्ड बच्चे को उसका जीवन बदलना सिखाते हैं तो उनकी फैमिलीज जो घोर निराशा में पड़ी होती है उन्हें भी तो रोशनी मिलती है ना। तो यहाँ पर अगर ये अपने शब्दों में कहती हैं कि मैंने हजारों बच्चों को ट्रेन किया है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट जो जा रहा है वो लाखों बच्चों तक जा रहा है। जब ये ओलंपिक्स में बच्चों को लेकर जा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बच्चे अपने वोकेशनल स्किल्स वहां पर दिखा रहे हैं,
तो ये लाखों इंटरनेशनल स्टेज पर जो बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को दिखा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बच्चे अब फैल करके सब लोगों के दिमाग में ये बात सेट कर चुके हैं कि हम एबल हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आंखें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सुन नहीं सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता हम बोल नहीं सकते। ईश्वर ने हमारे पास जो बाकी का ऑप्शन छोड़ा है, हम उसके सहारे जी लेंगे। एक छोटा सा उदाहरण एक बच्ची का दूंगी। लक्ष्मी नाम की बच्ची 4 साल की यहाँ आई, अच्छा क्रॉल करके आई। अच्छा। पोलियो उसका काफी ज्यादा था, तो उसका माँ बाप हमारे लिए तो मुसीबत है। एक तो लड़की ऊपर से विद डिसेबिलिटी, हम कैसे संभालें। हमने कहा आप सिर्फ एक काम करिए, अमरज्योति इसको रोज ले आइए। तो हमारा जो होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें मेडिकल, वोकेशनल, एजुकेशनल सब कुछ अवेलेबल है, उसको ट्रीटमेंट दिया, उसको असिस्टिव डिवाइसेस दी, उसको यहीं पढ़ाया और उसने ब्यूटी कल्चर में अपना स्किल दिखाया। अच्छा। तो उसको कोर्स करा के यहीं पर अपने ब्यूटी कल्चर यूनिट में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर पहले बनाया, फिर इंस्ट्रक्टर बनाया। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो, हमने उसको जो मोटराइज ट्राइसिकल दिए, उसमें किसी लड़के को लिफ्ट देने लगी। तो मैंने एक दिन गाड़ी रोक के पूछा, मैंने कहा लक्ष्मी ये क्या हो रहा है? कहती नहीं मैडम आप बिल्कुल नहीं घबराइए, हमारी एंगेजमेंट होगी, शादी होने वाली है। वाह। उसके बाद उनकी शादी हुई और शादी के बाद उसने ब्यूटी कल्चर का अपने घर में शुरू कर दिया। उसके बाद उसके 2 बच्चे हुए, उसमें से एक बच्ची यहाँ पढ़ने आई, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करके यहाँ पढ़ाने लगी। ये तो फुल सर्कल है रिहैबिलिटेशन का। इसी तरह से एक पूजा राजू जो इंटेलेक्चुअली डिलेड लड़की थी, कैलिफोर्निया गई। कैलिफोर्निया में उसने एथलेटिक्स में 4 इवेंट्स में भाग लिया। अच्छा। और चारों में गोल्ड मेडल लेकर आई। नाइस। और जब 4 गोल्ड मेडल लाई तो यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको 25 लाख रुपया दिया। और उस लड़की ने, हमने उसका यहाँ FDR कर दिया कि इसके पीछे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तुम पहले अपना थोड़ा कैरियर बनाओ। तो इसने 12th पास जब कर लिया तो और स्कूल वालों ने उसको कोच बना लिया। जब वो स्पोर्ट्स की कोच बन गई तो उसको कहीं अच्छा लड़का भी मिल गया, बहुत समझदार। उसने शादी करके वो 25 लाख रुपया जो है घर बनाने में लगाया और नाम अपनी वाइफ के करा वो घर। कितनी बड़ी बात है कि एक नॉन डिसेबल बच्चे ने डिसेबल्ड बच्ची के साथ शादी करके घर उसके नाम बनाया। ये पैसा इसने कमाया है और बड़े खुश हैं लोग। उसके अब 2 बच्चे हो गए। तो मतलब आप अमीर ही इन चीजों से हैं, इन किस्सों के साथ आप अमीर हैं। मेरा तो मैसेज ये है कि जरूरी नहीं है एकेडमिक्स में जाके ही आप सेल्फ सफिशिएंट होंगे। आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस किसी भी हुनर से आ सकती है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो और कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी हो, उससे आ सकती है। पर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो दीजिए। जब तक आप समान अवसर नहीं देंगे तब तक आप उनका देखेंगे कैसे? और जब देख लेंगे तब रियलाइज करेंगे ये तो किसी से कम है ही नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके एक क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं और सेग्रीगेशन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उन सभी बच्चों को एक साथ रखना चाहते हैं। तो एक क्लास को एक टीचर किस तरह से हैंडल करता है कि सब पढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं? वेरी सिंपल, वी हैव अ 3-tier सिस्टम। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी हैव अ होल ग्रुप ऑफ रिहैब टीम। उसमें टीचर्स भी हैं, स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो भी अवेलेबल हो। उस समय वो डिसाइड करते हैं बच्चे का एक एक टेस्ट लेकर कि कौन इंक्लूसिव क्लास में जा सकता है। अच्छा। अब जैसे ऑर्थोपेडिकली चैलेंज हैं, उनको अच्छे से असेस कर लिया। अगर उनके व्हीलचेयर देनी है, व्हीलचेयर दे दी, व्हीलचेयर में एक प्लैंक लगा दिया लिखने के लिए। अच्छा। बाकी डिपेंडिंग ऑन किस किस्म की चैलेंजेस हैं उनको वो सपोर्ट सर्विसेज दे दी और उनको रेगुलर क्लास में भेज दिया। देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, व्हीलचेयर में ही तो बैठे हैं। हाँ। और एक्सेसिबल टॉयलेट्स हैं, एक्सेसिबल सारा एटमॉस्फेयर है। क्लासरूम में भी
30 से ज्यादा बच्चे कभी नहीं होते, लेकिन जहाँ ज्यादा विद डिसेबिलिटी होते हैं, इक्वल नंबर है वैसे, पर ज्यादा से मेरा मतलब जो सिवियरली डिसेबल्ड होते हैं उनके हिसाब से भी क्लासरूम को छोटा बड़ा किया जाता है। लाइक जो लेट्स से इंटेलेक्चुअली डिलेड है, उनके क्लासरूम में 10-12 बच्चों से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि हर बच्चे को बहुत अलग केयर से चाहिए, है ना। एक शेडो टीचर होती है, एक रेगुलर स्पेशल एजुकेटर होता है, तब जाके वो क्लास संभलती है। ऑटिज्म के बच्चों की क्लास को हम सनशाइन क्लास कहते हैं। वो इतना, आप एक बार सनशाइन क्लास में जाके देखिए, इतना आनंद आएगा आपको, क्या वो खुशी से खेलते हैं वहाँ, उनके साधन वैसे ही रखे हुए हैं। और एक अर्ली इंटरवेंशन क्लास है, तो पहले उसमें तैयार कर देते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ एडमिशन ये होती है कि जब स्क्रूटनी होती है, तो जो सिवियरली चैलेंज्ड हैं उनको हम स्पेशल क्लास में भेजते हैं विद स्पेशल एजुकेटर। जो कम डेसिबल लॉस के हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं उनको हम हियरिंग एड दे देते हैं, या कॉकलर इम्प्लांट जिसकी ज़रूरत होती है वो दिलवाते हैं और रेगुलर क्लास में भेज देते हैं। आज की तारीख में तो 4 घंटे में पता लगता है पैदा होते ही कि किस बच्चे को डेफनेस है। तो उस हिसाब से अर्ली इंटरवेंशन का भी इंतज़ाम है यहाँ, कि शुरू में बच्चे 0 to 6 उस क्लास में जाते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे जल्दी टेक ओवर किया जा सकता है फॉर कंप्लीट इंक्लूजन। तो जो ऐसे 3-4 क्लासेस बढ़ जाती हैं, टोटल कम्युनिकेशन वालों को जो बिल्कुल डेफ हैं, जो बिल्कुल सुन नहीं सकते, उनको टोटल कम्युनिकेशन क्लास में भेजा जाता है। और फिर इसी तरह से इंटेलेक्चुअल चैलेंज के लिए भी स्पेशल एजुकेटर तैयार करता है। जो स्लो लर्नर्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा अलग पहले तैयार, सब्जेक्ट वाइज तैयार करते हैं। एक सब्जेक्ट में ठीक हो गए तो रेगुलर क्लास में भेजा, उसमें अच्छा करने लगा तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी उसको भेजना शुरू कर दिया, तीसरे सब्जेक्ट के लिए भी भेजना शुरू कर दिया। ये एक बहुत तपस्या बड़ा सिस्टम है, तपस्या है। हर बच्चे का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप, मे बी डे बाय डे ही आप लोग नहीं, और साथ में थेरेपी जिसको चाहिए, हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी सभी कुछ है। काउंसलर्स भी हैं, और अपने जिसको फिजियोथेरेपी चाहिए उसको एक जो हमारा रिसेस होता है या असेंबली टाइम होता है, उसमें जैसे कि वो क्लास मिस ना करें, उनको टीचर की ड्यूटी होती है कि थेरेपिस्ट एक एक असेंबली अटेंड करता है, चेक करता है किसका कैलिपर में प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने नीचे वर्कशॉप है, तो उसको भेज दिया जाता है, आप पहले ठीक करा लो। हर दिन असेंबली में चेकअप के साथ साथ टीचर को प्रोग्राम दिया जाता है, इसको इस थेरेपी की ज़रूरत है, इसको स्पीच थेरेपी के लिए भेजो, इसको इस थेरेपी के लिए भेजो। 80 बच्चे ऐसे हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं और बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। उसमें से बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर 10% ऐसे हो गए हैं जो कुछ शब्द बोलने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ से वो शुरू करती है थेरेपी। 2-2 थेरेपिस्ट हैं, क्योंकि बच्चे बढ़ गए तो उनकी थेरेपी भी इस तरह से होती है कि जैसी डिसेबिलिटी है, अगर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उसके हैं सिवियरली इम्पेयर्ड, उनके लिए एक अलग थेरेपी के साथ एक रूम बनाया गया है, उनको उस हिसाब से दी जाती है थेरेपी। जो दूसरे हैं उनको अगर खाली हियरिंग का है तो उनकी थेरेपी अलग है। जो थोड़ा डेसिबल लॉस है, ज़्यादा नहीं है, पर बोलने की प्रॉब्लम है, थोड़ा सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो उनके लिए स्पीच थेरेपी का दूसरा थेरेपिस्ट देता है, सिखाता है। तो प्रैक्टिस करते करते उनको सबको साइन लैंग्वेज सिखा दी है, और उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ थर्ड लैंग्वेज साइन लैंग्वेज है। अच्छा, जिससे कि नॉन डिसेबल भी सभी बच्चे उनसे बात कर पाए। हाँ, तो साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने से अब रेगुलर बच्चे जो हैं वो भी उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपस में इतनी हो जाती है उनकी बातचीत कि मजा आता है उनको बातचीत करते देख। तो और जो आते हैं जो विजिटर्स, वो भी कहते हैं हम थोड़ी सी साइन लैंग्वेज सीखने, इससे बात तो करें। बहुत अच्छा जेस्चर्स के साथ। अच्छा, सैटरडे को कोशिश करते हैं हम लोग कि 1 घंटा पूरे बिल्डिंग में साइलेंस रहे, कोई नहीं बोलेगा, सब जेस्चर्स में बात करेंगे, क्योंकि सबको साइन लैंग्वेज तो नहीं आती। तो आप अपने आप को समझाओ उस बच्चे से कि क्या आपको चाहिए,
और बच्चे से पूछो उसको क्या चाहिए, तो वो जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन खत्म कर दिया। वो बहुत अच्छा एक सिस्टम हो गया है। धीरे धीरे सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं साइन लैंग्वेज सीखने में। दैट इज समथिंग which is helping us a lot in communication. इसके साथ में आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर वोकेशनल स्किल क्या क्या सीखते हैं? यहाँ पर कंप्यूटर का है, ये होती है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग, ये दिस इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी इटसेल्फ। अच्छा, ये मेरी चश्मे की चेन है, ये है। अच्छा, इन बीड्स को धीरे धीरे पिरोते हैं जो इंटेलेक्चुअली डिलेड बच्चे, अच्छा, उनके लिए ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ओके, आपको दिखाएंगे ये सारे यूनिट्स। अच्छा, उसमें दिस इज हेल्पिंग अ लॉट इन डेवलपिंग देयर स्किल। खाली यही बनाना नहीं, मोटर कॉम्बिनेशन, ये जिस तरह का उनको चाहिए अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत आपस में। वो अब तो बास्केटबॉल खेलने भी आ जाता है एक लड़का, उसको हमने, एक लड़की ने सीख लिया तो उसको यही इंस्ट्रक्टर बनाया, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब वो छोटे बच्चों को बोलती है नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा, मतलब आपके यहाँ के जो स्टूडेंट थे अब वो टीचर बनकर के भी वापस आ चुके हैं। एक बच्चा ऑर्थोपेडिकली चालिकन कैलिपर के साथ पेड़ पर चढ़ता था, बहुत बदमाश। कैलिपर मतलब वो जो टांग में हाँ, फ्रेम फिट हाँ, किया जाता है। अच्छा, तो वो एबल बॉडीड के साथ दो मिलके चढ़ते थे और बड़े तमाशे करता था। अच्छा, तो उसको हमने कहा कि तुम पहले 8th तो पास कर लो। फिर वो 8th पास करने में भी उसको दिक्कत हो रही थी, पर क्राफ्ट उसमें जाता था तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाता था, आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट में। तो कहता मैडम मैं तो यहीं बैठूंगा। अच्छा, बड़ी मुश्किल से NIOS से उसको ओपन स्कूलिंग से 8th पास कराया और उसको वहीं बिठा दिया। तो मैंने कहा अब तुम NIOS से 10th भी करोगे 12th भी करोगे। He took many years to do it because उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। बट अब आज आप उसकी बताई हुई चीजें देखेंगे अगर आर्ट एंड क्राफ्ट यूनिट में, यू विल बी शॉक्ड। अच्छा, इतनी अच्छी उसकी क्राफ्टमैनशिप है। हमारी जब वर्कशॉप्स होती हैं रेगुलर स्कूल्स के टीचर्स की, उनको जाके सिखाता है। नाइस, बहुत ही ऐसे ही 10 बच्चे जो कल्चरल में बहुत अच्छे थे जिनको बाहर ले गई थी, उसमें से एक लड़का गुलशन है, वो इतना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया, स्पिनिंग ऑफ व्हील चेयर। उसने क्या किया कि अपने 10 बच्चे जो विदेश गए थे उन सबको इकट्ठा करके VR1 एक थिएटर कंपनी बना ली। पढ़ भी लिया है, मतलब MA पास कर लिया है अपने ओपन स्कूलिंग में सब कुछ। लेकिन इन 10 ने जो कंपनी खोली है VR1, दे आर परफॉर्मिंग ग्लोबली नाउ। यहाँ तो करते ही करते हैं, पैसा लेते हैं। 10 ने जो कंपनी बनाई है उसका वो पैसा हिसाब अपना सबको बराबर बराबर देता है लीडर। और उसका काम मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि हर साल अमर ज्योति में जितने इवेंट्स होते हैं, दिवाली मेला, एनुअल डे, उसके वो ही तैयार करता है, कोरियोग्राफर है हमारा। हम उसको बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे पाते, तो वो कहते हैं नहीं, मैं आज जो हूँ अमर ज्योति की वजह से हूँ, तो मैं यहाँ से जो भी मिलेगा मैं मांगूंगा नहीं, आप अपने आप देंगे। दिस इज समथिंग आई फील कि वन शुड नो कि स्वावलंबी बनना खाली एक किताबी कीड़े से नहीं बनते हैं। जो लाइफ की नीड है वो है अपने आप को मेन स्ट्रीम करना सोसाइटी में, और जिस हुनर से वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सके वो सोचना चाहिए। माई ड्रीम इज टू सी ईच एंड एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज द नॉन डिसेबल। ग्रेट, बहुत शानदार। और आप कुछ सोसाइटी के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? एक पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को चैलेंजेस के साथ बड़ा कर रहे हैं, और इस बीच सोसाइटी जो है उन पेरेंट्स को या उन बच्चों को कभी ना कभी नेगेटिवली हैंडल कर लेती है। मेरे ख्याल से इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द पोटेंशियल ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। रिलक्टेंस शुरू होती है फैमिली से। अच्छा, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो पेरेंट्स को अगर कहीं कोई कमी लगे तो सबसे पहले उन्हें चेकअप करा लेना चाहिए
क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से बहुत जल्दी ओवरकम किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। कुछ होते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ ठीक नहीं होते, पर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा मैं सोचती हूँ कि बच्चे हमेशा, अगर हर स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगी तो एक दूसरे की एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि एजुकेशन विल बिकम एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो मेरा मैसेज प्रिंसिपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड फाउंडर्स ऑफ स्कूल्स के लिए ये है कि आप कृपया ज़रूर इंक्लूजन को जोर दें। ये संभव है, ये प्रूव भी हो चुका है। इसको खाली एक्सेप्ट करना, अपने माइंडसेट को बदलना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे इस मैसेज से अगर किसी को ये फ़ायदा होता है कि बच्चे को कहाँ भेजें, तो हमारे पास पूरी हर किस्म की डायरेक्टरी अवेलेबल है। हम सब सुविधाएं बता सकते हैं कौन सी कहाँ मिल जाएगी। और अब तो बहुत सी संस्थाएं बन चुकी हैं, अलग अलग डिसेबिलिटी की भी और मल्टीपल डिसेबिलिटी की भी। अमर ज्योति इज़ वन रेयर इंस्टीट्यूशन जहाँ होलिस्टिक अप्रोच है, पर अब धीरे धीरे इसका प्रचार हो रहा है और अब तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हो रहा है। रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल ने अभी हमारे तीसरे कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू रेप्लिकेट दिस अमर ज्योति मॉडल। तो हम अपने देशवासियों को तो यही कहेंगे कि आप अपने हर उसमें व्यक्ति को, जिसके भी आप संपर्क में आए, बताएं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि उनको हर चीज़ में मौका दिया जाए, चाहे वो कम लेवल पर करें, पर उनको बढ़ावा दिया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, क्योंकि स्पिरिट उनकी इंडोमिटेबल तभी होती है जब पेरेंट्स से इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है। पेरेंट्स के बाद स्कूल, स्कूल के बाद एम्प्लॉयर्स, ये सारी स्टेजेस तभी क्रॉस होती हैं जब हम सब मिलकर ये सोच लें कि दे आर पर्सन्स फर्स्ट, so they have equal rights. Definitely. And it is our duty to let them enjoy their rights by your बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आपने इतनी रोशनी फैलाई। अरे